ओके जी, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इस्टेब्लिश हुई, कैसे इसने कंट्रोल हासिल किया, ट्रेडर्स की फॉर्म में ये आए थे और किस तरह इन्होंने जो है ना वो इंडिया के ऊपर, जो सोने की चिड़िया उस टाइम समझा जाता था, उसके ऊपर इन्होंने कंट्रोल हासिल किया। और इनका कंपटीशन भी चल रहा था बाकी कंपनीज के साथ भी, क्योंकि सिर्फ ये ही अकेले यूरोपियंस नहीं थे जो कि इंडिया में आए थे ट्रेड करने के लिए। इनके अलावा और भी जो डिफरेंट यूरोपियन पास थी, लाइक पोर्चुगीज थे, डेनिश थे, फ्रेंच थे, तो वो सब आए हुए थे इधर। तो उनके साथ उनकी कंपनीज अलग से बनी, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ओवरऑल देखेंगे कि कब कब कौन कौन सी बैटल्स हुई और किस किस तरह इन्होंने जो है ना वो ट्रेडिंग राइट्स लिए, किस तरह फाइनेंशियल राइट्स लिए। तो उसके ऊपर हम आज थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट हमारा ये होता है कि जी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये नाम हिस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता। ऑफिशियल अगर नाम की बात की जाए ना, तो इस तरह का कोई नाम एग्जिस्ट नहीं करता ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसका जो ओरिजिनल नेम था ना जी, जो चार्टर के अंदर मेंशन था, वो नाम था जी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। यानी कि जो मर्चेंट्स ऑफ लंदन थे, उनकी कंपनी और उनका जो गवर्नर था, उनको एक ट्रेडिंग चार्टर मिला था, इनको एक ट्रेडिंग राइट मिला था क्वीन एलिजाबेथ वन की जानिब से, कि क्वीन एलिजाबेथ एलिजाबेथ वन ने इनको एक ट्रेडिंग राइट्स दे दिया कि आप जाके ईस्ट इंडीज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। कंपनी का फुल नाम मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ जी, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो एक चीज हमें ये समझ लेना चाहिए कि इसका जो नाम है वो ये है। ठीक है। दूसरी बात, ये यहाँ पे वर्ड लास्ट में मेंशन है ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज क्या है? यूरोपियंस ने क्या किया हुआ था, ये अपने आप को समझते थे कि हम सेंटर में हैं। तो इन्होंने ओवरऑल पूरी दुनिया को डिवाइड किया हुआ था टू ट्रेड जोन में। यूरोपियंस ने, एक ट्रेड जोन का नाम था वेस्ट इंडीज और दूसरे का नाम था ईस्ट इंडीज। ट्रेड के पर्पज के लिए इन्होंने दुनिया को दो ग्रुपों में, दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था, वेस्ट इंडीज एंड ईस्ट इंडीज। जो ईस्ट इंडीज था उसमें आपका ये साउथ ईस्ट एशिया वाला इलाका, ईस्ट एशिया, इंडिया, ये सारे इलाके आते थे, इंडोनेशिया इंक्लूडिंग। और जो वेस्ट इंडीज था उसमें अमेरिकाज, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इंक्लूडिंग कैरेबियन आइलैंड्स, बहामास वगैरह। तो ये दो इलाके इन्होंने डिवाइड किए हुए थे ट्रेड के पर्पस के लिए। तो ईस्ट इंडीज में, यहाँ के साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में, इंडिया में जाके ट्रेडिंग के इनको राइट्स मिल गए। और ये जो कंपनी इस्टेब्लिश कब होती है, अब हम जरा आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो ये इस्टेब्लिश कब होती है? कब होती है जी? 31 दिसंबर 1600, इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट वो पूछता है। एग्जैक्ट आपने इसी तरह बता देनी है। अब दूसरा सवाल ये है कि जी इंडिया कब पहुंचते हैं ये? 1608 में। लेकिन जो ओरिजिनल इसका जो चार्टर है उसके अंदर तो इंडिया का मेंशन ही नहीं है। उसके अंदर तो मैंने आपको जिस तरह बताया ईस्ट इंडीज का वर्ड मेंशन है। तो असल में ये आए कहाँ पे थे? इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में। और यहाँ पे भी इनको आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न ये थी कि इंडोनेशिया, इंडिया, ये जो इलाके थे बड़े रिच थे। अगर इंडिया की जस्ट बात करें, इंडिया अकेला उस टाइम पूरी जो ग्लोबल जीडीपी थी उसका 25 to 32% कंट्रीब्यूट करता था। इतना रिच एक एम्पायर था इंडिया। और ये कब से चलता आ रहा है? फर्स्ट सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक इंडिया का जो शेयर था ग्लोबल जीडीपी में वो कितना था? अप टू 32%, या रफली आप मिनिमम एटलीस्ट तो आप ये कहना कि 25% तो था एटलीस्ट, और मैक्सिमम 32% था। तो इंडिया उस टाइम एक लुक्रेटिव मार्केट था। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया में कुछ आइलैंड्स थे, उन्हें हम आइलैंड्स को कहते थे स्पाइस आइलैंड्स, या दूसरा नाम उनके बारे में वो पूछता है मलुकू आइलैंड्स। MALAKU, MALUKU, मलुकू आइलैंड्स, इन्हें हम स्पाइस आइलैंड्स भी कहते हैं। यहाँ पे स्पाइस वगैरह बहुत ज़्यादा थे। इंडिया में इसी तरह टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा थी, साल्ट बिटर बहुत ज़्यादा था, लग्जरी आइटम्स की जो लग्जरी कमोडिटीज़ थी ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद थी। तो लिहाजा इस वजह से इनको ट्रेड करना पड़ी इनके साथ। अब इनके साथ जो यूरोपियंस ट्रेड करते थे वो किस तरह करते थे? वो मिडिल मैन के थ्रू ट्रेड करते थे, क्योंकि उस टाइम सिल्क रूट एक्टिव एक्टिव था। बहरी रास्ता तो उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था। कोलंबस और वास्को वास्को डिगामा ये लोग तो बाद में आए। तो पहले यूरोप की जो तजारत होती थी इंडिया के साथ, वो किस रास्ते के थ्रू होती थी? सिल्क रोड के थ्रू, सिल्क रोड के जरिए।
अब सिल्क रोड आपको पता है कि उसमें ये सेंट्रल एशिया से होके चाइना, इंडिया से चाइना कनेक्ट होता था, चाइना से फिर आगे सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट, और ये तुर्की, ईरान, ये सारा आगे यूरोप की तरफ जाता था। तो यहाँ पे जो सीरियन और जो सेंट्रल एशियन मिडल मैन हुआ करते थे, वो अपना ब्रोकरेज का पैसा लेते थे, अब वो जो है ना अपना मुनाफा लेते थे। तो जो स्पाइस फॉर एग्जांपल 10 रुपए के थे, तो यूरोप में पहुंचते पहुंचते वो कितने के हो गए, 50 के, क्योंकि मिडल मैन ने अपना मुनाफा लेना है। तो यूरोपियंस को ट्रेड का उतना मुनाफा नहीं हो रहा था, तो इन्होंने फिर अपना डिस्कवरी के लिए मुख्तलिफ वॉयजेस भेजे, कोलंबस को भेजा, कभी उसने वास्को डिगामा को भेजा, कभी किसको भेजा कि जी रास्ते तलाश करो कि हम डायरेक्ट ट्रेड कर सके, मिडल मैन की हमें ज़रूरत ना पड़े। तो इस वजह से ये इन्होंने जो है ना वो यूरोपियन पावर्स ने कॉलोनाइजेशन के पर्पज़ के लिए, ट्रेड के पर्पज़ के लिए मुख्तलिफ रास्ते ढूंढे और कॉलोनीज बनाई। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है, आगे चलते हैं। तो मलुकू आइलैंड्स तक यहाँ पे इन्होंने पहुँचना है। अब पर्पज़ इनका है जी ईस्ट इंडोनेशिया जाना है, स्पाइस आइलैंड है, वहाँ पे स्पाइस की ट्रेड होगी। जब ये यहाँ पे पहुँचते हैं, 31 दिसंबर 1600 में ये कंपनी स्टैब्लिश होती है, पहुँचते हैं 1-2 साल में ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब पहुँचते हैं तो इनको पता चलता है वहाँ पे तो ऑलरेडी पोर्चुगीज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और डच भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उनके साथ इनका कंपटीशन होता है और मार्केट्स वो ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हुए हैं, और इनके साथ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन भी होती है, तो वहाँ से ये दिल बर्दाश्ता होके इंडिया की तरफ मूव कर जाते हैं, इंडिया की तरफ मूव कर जाते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। तो ये जो इनकी रिट्रीट होती है इंडोनेशिया से इंडोनेशिया, तो ये इनके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो है ना वो प्रूव होती है। वो समझते हैं कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि भागते चोर की लंगोटी ही सही, चलो इंडोनेशिया नहीं मिला तो चलो हम इंडिया चले जाते हैं। अब ये यहाँ पे पहुँचते हैं तो इनको पता चलता है कि भाई ये तो सोने की चिड़िया है। ठीक है, जब यहाँ पे ये वेल्थ देखते हैं, हीरे जवाहरात, मुगलों की दौलतें देखते हैं, तो इनके जो है ना वो हवास बाख्ता हो जाते हैं ये। और उस टाइम मैंने आपको बताया कि 25 to 32% जो कंट्रीब्यूशन था ग्लोबल जीडीपी में, वो इंडिया का था। और इसी तरह आपने ये कोड करना है, फर्स्ट से 18 सेंचुरी तक ये ओवरऑल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इंडिया का रहा है। ठीक है, उसकी रीज़न क्या थी कि इंडिया के अंदर टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा था, एग्रीकल्चरल की वास्टनेस बहुत ज़्यादा थी। अब एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा जो ये आगे ट्रेड करते थे, बेचते थे मुख्तलिफ कंट्रीज़ को, रोमन एम्पायर को, यूरोप को, मिडल ईस्ट को, ये अपना सामान बेचते थे, स्पाइसेस वगैरह भेजते थे। इस तरह गोल्ड, अपना साल्ट पेटर था, मुख्तलिफ और कमोडिटीज़ थी, इंडिगो वगैरह। तो इनके पास लग्जरी कमोडिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। अब ये दुनिया को बेचते थे और ट्रेड किस में करते थे, गोल्ड सिल्वर में। उनको अपनी कमोडिटी दी, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल दी, और उसके बदले में दुनिया से क्या लिया, यूरोपियन से क्या लिया, गोल्ड और सिल्वर, जो प्रीशियस मेटल्स थी। तो इसी वजह से फिर सोने का अंबार और जो सिल्वर के, जो चांदी के ज़खायर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, और ज़मीन भी बड़ी जरखेज़ थी। तो यहाँ पे ये हुआ कि इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, जिसको बाद में फिर वो नादिर शाह आया, कभी कभी मंगोल्स आए, कभी कोई कोहिनूर ले गया, कभी कोई जो है ना वो सोना यहाँ से, महमूद गजनवी ने भी यहाँ से वो जो मामला थे सोमनाथ का टेम्पल, और उसने भी बड़ा सोना यहाँ पे टनों के हिसाब से वो निकाला। तो कहने का मकसद ये है कि जी हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इंडिया ही जो है ना वो वहाँ पे गोल्ड की जो वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा रही है, तो इस वजह से इनका जो है ना वो एक तो यहाँ पे आना हुआ। ठीक है, और यहाँ पे एक और फिगर आप यहाँ पे कोट करेंगे, एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम है उत्सा पटनायक। उत्सा पटनायक का ये कहना है कि 1765, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे हम बात भी करेंगे। 1765 को क्या होता है कि इनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, ये टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर डिटेल में आगे बात करेंगे। तो 1765 से लेके 1938 तक, इन सालों में उत्सा पटनायक जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कहती हैं कि जी इंडिया से कितनी वेल्थ निकाली गई, $45 ट्रिलियन जो है ना वो वर्थ वेल्थ एक्सट्रैक्ट की गई, इतना पैसा यहाँ से इंडिया से निकाला गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निकाला। ठीक है, या फिर बाद में ब्रिटिश राज या जो क्राउन था, क्राउन रूल आ गया, उसने वहां से निकालना शुरू किया। तो ये मैंने आपको कितनी जीडीपी बताई थी, 25%। एटलीस्ट इसकी जो ग्लोबल जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन थी इंडिया की, वो 25% थी। और जब ये ब्रिटिशर्स छोड़ के जाते हैं 1947 में, तो तब इसका कंट्रीब्यूशन कितना रह गया, जस्ट 4%, 4% से भी कम इनफैक्ट। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल आपने सिनेरियो थोड़ा सा जेन में रखना है कि जी इंडिया था क्या और इन ब्रिटिशर्स ने आके कर क्या दिया। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि जी ये सारे मामला किस तरह हो गए। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि जी इंडिया चलते हैं, इंडिया में कब पहुंचते हैं उसके ऊपर सवाल पूछता है। अगस्त 1608 में कहाँ पे पहुंचते हैं, सूरत के मकाम पे, गुजरात में, मॉडर्न डे गुजरात में ये इलाका आपको मिल जाएगा। किस शिप पे पहुंचते हैं, द हेक्टर शिप।
ये बेसिकली मेन शिप नहीं था, एक और ड्रैगन नामी शिप था, सी ड्रैगन नामी। मेन इनका जो फ्लैग शिप था ना वो वही था, जो कि पहले इंडोनेशिया की तरफ जाते हैं। उसके साथ कुछ सपोर्टिंग शिप्स थे जिसमें से एक हेक्टर भी था। और फिर जब उनको पता चलता है कि भाई हमारा तो वहाँ पे इंडोनेशिया में कंपटीशन ही बहुत है, तो हमारा वहाँ पे मसला मसाइल हल नहीं होने, तो फिर इंडिया की तरफ जब आते हैं तो किस शिप पे आते हैं, वो हेक्टर पे आते हैं। और इस टाइम इसके कमांडर कौन थे? कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये नाम भी पूछता है आपसे। फिर इसको जो रॉयल चार्टर चार्टर जो दिया ट्रेडिंग राइट्स का, कि जी आप ट्रेड कर सकते हो जाके ब्रिटिश के बिहाफ पे, वो किसने दिया? क्वीन एलिजाबेथ वन ने दिया। ठीक है, ये मोस्ट फेमस क्वेश्चंस हैं ये जो मैं आपको सारे बता रहा हूँ। तो ये पूछता है एज इट इज, तो इनको आप लोगों ने देख लेना है। अब ये 1608 में पहुंचते हैं, और देन 1613 में जाके ये क्या करते हैं, अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। वो भी कहाँ पे करते हैं? गुजरात की जो स्टेट है, मॉडर्न डे गुजरात, वहाँ पे सूरत के मकाम पे। ठीक है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से था। अब इसके साथ साथ बाकी यूरोपियन पावर्स भी है, मैंने आपको बताया वो कंपटीशन में थी। फॉर एग्जांपल जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने देखा कि उसने भी अपनी बना ली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसका नाम था वीओसी। और ये स्टैब्लिश कब होती है? ये 1602 में। और ये इंडिया कब पहुंचती है जी? 1605 में। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये तो मौजूद थे वहां पे ऑलरेडी इंडोनेशिया में, तो अच्छा इनका वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड भी था, मोनोपोली भी थी, डोमिनेट कर रहे थे। वहाँ पे ब्रिटिशर्स गए तो उनकी वहाँ पे मसले मसाइल हुए, उनकी दाल वहाँ पे नहीं जो गल सकी। ठीक है, तो इनको फिर इंडिया आने की क्यों ज़रूरत पेश आई? असल में ये था कि वो जो स्पाइस आइलैंड्स के जो ओनर्स थे, जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे, उन्होंने क्या काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमें आपसे बाटर ट्रेड करते हैं, ठीक है, चीज़ों का कुछ लेते हैं तो कुछ उसी के बदले में आपको देते भी हैं। तो आप स्पाइस ले रहे हो तो स्पाइस के बदले में हमें गोल्ड सिल्वर नहीं चाहिए, हमें चाहिए कॉटन टेक्सटाइल्स। जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स है ना, वो हमें दो। तो वो हम इनको कहाँ से मिलनी थी? वो इनको इंडिया से मिलनी थी। लिहाजा इन्होंने फिर अपनी एक स्टेट कंपनी इस्टेब्लिश की, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से 1602 में। और फिर वो पहुंचते इंडिया, ताकि फिर इंडिया में जो कॉटन टेक्सटाइल्स हैं वो लेके फिर इनको दें, और इनसे स्पाइस ट्रेड में मोनोपोली वो जो हमारी है उसको मेंटेन रखें। और वही स्पाइस हम लेके जाएं अगेन कहाँ पे? यूरोप में। ताकि अपना जो एक एम्पायर है जो हम लेके चल रहे हैं उसको हम सस्टेन कर सकें, अपनी जो वेल्थ हमारे पास है। इसके बारे में जो सवाल पूछते हैं कि जी इस्टेब्लिश कब हुई, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट डेट और उसकी जो इंडिया पहुंचने की डेट है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मैंने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे चीज़ें मेंशन की है कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इस्टेब्लिश तो होती है 1602 में, देन रीच्ड इंडिया इन 1605। और कहाँ पे पहुंचती उस मकाम का नाम भी बताना है, एट मसूलीपट्टनम। और इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री है वो भी वहां पे बनाते हैं, कब बनाते हैं? उसी साल में 1605 में। देन आती है हमारे पास डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टैब्लिश होती है जी? 1616 में। अब डेनिश का जो वर्ड है ना जी, बेसिकली तो ये डेनमार्क है, लेकिन उस टाइम डेनमार्क अकेला नहीं हुआ करता था। आजकल तो एक कंट्री अगर देखें तो किंगडम ऑफ डेनमार्क है, उसमें आपको फेरो आइलैंड मिल जाएंगे और साथ आपको ग्रीनलैंड मिल जाएगा, और मेनलैंड डेनमार्क तो है ही है। तो ये तीन कंट्रीज आपको किंगडम ऑफ डेनमार्क में मिल जाएंगे। लेकिन जब ये उस टाइम की बात हो रही है जब डेनमार्क डुअल कंट्री हुआ करते थे, इनके साथ एक और कंट्री था नॉर्वे। तो उस टाइम नॉर्वे और डेनमार्क ये उनकी एक अलग से एक कंपनी थी दोनों मुल्कों की, क्योंकि ये दोनों उस टाइम यूनाइटेड थे, पॉलिटिकल यूनियन में थे। और फिर बाद में जाके 1814 में जब नेपोलियनिक वॉर्स होती हैं, नेपोलियन आके यूरोप में तबाही मचाता है, तो तब ये दो कंट्रीज जो है ना वो अलग होते हैं। तो 1814 में ये अलग कंट्री, नॉर्वे अलग हो जाता है, डेनमार्क अलग हो जाता है। लेकिन उससे पहले ये एक इनका पॉलिटिकल यूनियन चलता आ रहा था रफली 450 साल तक, 430 साल तक ये इकट्ठे रहे हैं। तो डेनिश की अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। ये कब बनती है जी? इन्होंने कहा भी हम भी बहती गंगा में हाथ धोएंगे, 1616 में इनकी कंपनी बन गई। और ये इंडिया कब पहुंचते हैं? 1620 में। 1620 में ये इंडिया पहुंच जाते हैं। और कहाँ पे पहुंचते हैं जी? साउथ कोस्ट पे, साउथ वाला जो इंडिया का हिस्सा है ना जी, ट्रैंकोबार के नाम से, वहाँ पे ये पहुंच जाते हैं। और अपनी फैक्ट्री भी वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लेते हैं उसी साल में, ट्रैंकोबार में। तो ये डेनिश के हवाले से हमने कर लिया। यहाँ तक मुझे बताइएगा, मामला क्लियर है? तो फिर हम आगे चलते हैं।
जी स्टूडेंट, सबको समझ आ रही है? चले, गुड हो गया। आगे मूव करते हैं जी। डिफरेंट और हमारे पास जो कंपनीज बनी है उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली भी आ चुके थे। अब पुर्तगालियों के बारे में बड़ा कंफ्यूजन है कि जी सबसे पहले वो सवाल पूछता है कि जी फर्स्ट यूरोपियंस टू रीच इंडिया। वो तो यूरोपियंस हैं, वास्को डी गामा पहुंच चुके हैं 1498 में। लेकिन इनकी जो कंपनी स्टैब्लिश होती है वो लेट जाके होती है 1628 में। 1628 में। अब यहाँ पे नोट करने वाली क्या बात है कि द पोर्चुगीज हैड ऑलरेडी established a permanent presence in India because Vasco da Gama first reached India in 1498। ये 1498 में ये ऑलरेडी पहुंच चुके हैं इंडिया में। कहाँ पे पहुंच चुके हैं वो सवाल पूछता है, कालीकट के मकाम पे। कालीकट के मकाम पे, जिसका नाम कोजी कोडी भी है। ठीक है, इसको इस तरह भी पढ़ते हैं। तो ये इसके बारे में पूछता है कि कहाँ पे पहुंचे थे। ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और ये जब 1498 में यहाँ पहुंचे तो इन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड जो बनाया, इंडियन एक स्टेट है गोवा। तो गोवा को इन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया और गोवा में ये काफ़ी टाइम तक रहे। इवन के 1947 के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस भी मिल गई। लेकिन गोवा के ऊपर जो पोर्चुगीज जो कब्जा था, ये ऑक्यूपेशन थी, वो बाद में भी रही। इन्होंने फिर ऑपरेशन विजय किया एक इंडिया ने, और 60s में जाके उसको आज़ाद करवाया। पुर्तगालियों से इन्होंने बाकायदा जंग की। तो पुर्तगाली 1510 से लेके 1900 तक, ये तकरीबन 400 सवा 400 साल तक, जो यहाँ पे 450 साल तक गोवा के ऊपर काबिज रहे हैं। अब सवाल ये होता है जी, पोर्चुगीज की यहाँ पे इन्होंने नेवी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली। ठीक है, इंडिया के अंदर इनका इन्फ्लुएंस चल रहा है। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी आ गए। जब ब्रिटिशर्स आए तो इनके साथ इनकी एक बड़ी फेमस बैटल होती है जी, उसका नाम है बैटल ऑफ स्वेले। SWALLY। ऑलरेडी एक पावर है वो, जिस तरह हमने ट्यूसिडेड ट्रैप का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो राइजिंग पावर, इस्टेब्लिश्ड पावर है, वो राइजिंग पावर को कभी भी जो है ना वो राइज नहीं होने देगी, और उनके दरमियान में तनाज़ा या कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो नागुज़ीर है, इनएविटेबल है, होके रहना है। तो पोर्चुगीज ऑलरेडी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड में थे, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मसले मसाइल क्रिएट किए, इनकी जंग हुई। तो वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने डिफीट कर दिया जी। एक्सेप्शनली जो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, और उन्होंने जंग में पोर्चुगीज नेवी को हरा दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब इससे जहांगीर भी इंप्रेस हुआ, और आगे हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इन्होंने ट्रेडिंग राइट्स भी दे दिए इनको। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के और पोर्चुगीज के हवाले से यहाँ पे ये मामला थे। अच्छा, अब आते हैं, आगे मूव करते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता है कि जी फ्रांस भी जाहिर है वो एक यूरोपियन पावर थी, और वो डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी कोई ट्रेडिंग कंपनी इस तरह की नहीं बनाई हुई थी। वो स्पाइस और बाकी जो लग्जरी आइटम्स थे, कॉटन, साल्ट पीटर, इस तरह की जो चीज़ें थी जो कि इंडिया से, इंडोनेशिया से आ रही थी, वो इन्हीं यूरोपियन पावर से, डच से और ब्रिटिशर्स से ख़रीदते थे। वो इनको महंगी पड़ती थी, और इनके जो आगे जो एम्बिशंस थे, न्यू कॉलोनियल एम्बिशंस, उसको वो फुलफिल नहीं कर पाती थी। फ्रांस की जो स्टेट थी वो फुलफिल नहीं कर पाती थी। तो इन्होंने फिर अपनी एक सेपरेट इंडिया कंपनी बनाई। उसका नाम इन्होंने क्या रखा जी? ईस्ट इंडिया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कब इस्टेब्लिश होती है? 1664 में। इंडिया कब पहुंचती है? 3 सालों के बाद, 1667 में। कहाँ पे पहुंचती है? एट सूरत। ये भी सूरत में आते हैं जी, ब्रिटिशर्स की तरह। और फर्स्ट फैक्ट्री जो है इनकी कहाँ पे बनती है? सूरत में ही बनती है, अगले साल 1668 में। ठीक है जी। यहाँ आवाज ही नहीं आ रही। जी जी क्लास, मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? जी जी, अब आ रही है। शायद कोई इंटरनेट का इशू हो गया था। मुझे बताइएगा कहाँ पे वॉइस डिस्टॉर्शन हुई है या ब्रेक हुई है, मैं वहाँ से ताकि स्टार्ट करूँ।
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट फैक्ट्री जो लगाई थी। जी, फर्स्ट फैक्ट्री अपनी जो है ना इन्होंने सूरत के मकाम पे लगा दी 1668 में। उसके बाद हम मूव कर रहे थे आगे कि ब्रिटिशर्स को जो है ना वो ट्रेडिंग राइट्स या जो ट्रेड करने की जो परमिशन थी किस मुगल बादशाह ने दी। तो उस मुगल बादशाह का नाम था जहांगीर। ठीक है, स्टार्ट में तो जहांगीर ने काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट किया और उनको समझा, क्योंकि ये तोहफे जो लेके गए थे तो वो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर थे यूरोपियन। अगर हम मुगल बादशाहों की बात करें तो ये तो हीरो जवाहरात से जो है ना वो लदे हुए थे। तो ये मैप वगैरह लेके गए थे और कुछ इस तरह की और चीज़ें, तो वो उनको कहाँ पसंद आनी थी। तो उन्होंने स्टार्ट में जो है ना इनको इजाज़त नहीं दी, बट 1612 में जाके जब ये बैटल ऑफ स्वेले जीतते हैं तो मुगल बादशाह जहांगीर इनसे बड़ा इंप्रेस होता है, क्योंकि ये पुर्तगालियों को हरा देते हैं। जब पुर्तगालियों को ये हराते हैं तो ये फिर इनको अलाउ कर देते हैं। और उस टाइम जो इनका जो ब्रिटिश ऑफिशियल होता है उसका नाम होता है थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट, यहाँ पे मैंने थॉमस रो मेंशन किया हुआ है। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन भी विजिबल नहीं है, मैं एक मिनट शेयर कर दूं। जी, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ जी थॉमस रो, इसको आप यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे लिखेंगे थॉमस बेस्ट, क्योंकि थॉमस रो तो आगे जाके आता है 1615 में। ये सरकारी नुमाइंदा होता है, रॉयल नुमाइंदा होता है ना। ये तो ट्रेडर्स की बात हो रही है, यहाँ पे ट्रेडर्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नुमाइंदे हैं, ये यहाँ पे उनकी बात हो रही है। लेकिन आगे जो सरकार या जो क्राउन अपना नुमाइंदा भेजती है वो होता है थॉमस रो। वो आगे जाके 1615 में आता है। तो मुगल बादशाह इनको जो है ना इजाज़त दे देते हैं जी, और टैक्स वगैरह इन्होंने देना होता है। ठीक है, लेकिन 1717 में क्या होता है, एक फरमान जारी करते हैं मुगल बादशाह, उनका नाम है फ़ारुख सियार। फ़ारुख सियार साहब एक फरमान जारी करते हैं कि जी अब से ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेडिंग राइट्स हैं जी। ट्रेड करेंगे बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, ये तीन सूबों में जो है ना ये ट्रेड करेंगे, लेकिन उनका इनसे टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। जिस तरह पहले मुगल बादशाह ने, जहांगीर ने कहा था कि जी आप टैक्स भी देंगे हमें, मुगल किंगडम को आप टैक्स भी पे किया करेंगे। लेकिन फ़ारुख सियार साहब ने जो है ना वो बड़ी इनको जो है ना ल्यूक्रेटिव ऑफर दी इनको। और इनको कहा कि जस्ट आपने क्या करना है, एक फिक्स्ड एनुअल आपने जो है ना इनकम देनी है हमें, जस्ट 3000 रुपीज़। और उसके बदले में आपको पूरा साल ट्रेड करेंगे बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। और ये ट्रेडिंग, ये जो फ्री ट्रेडिंग राइट्स हैं, ये सवाल पूछता है ये किसने दिए, फ़ारुख सियार ने। साल कौन सा है जी, ईयर 1717 में। अब उसके पीछे कहानी क्या है जी, कहानी ये है कि बादशाह को उस टाइम जो एक बीमारी थी वो ट्रीट नहीं हो रही थी उनसे। ठीक है, काफ़ी इलनेस थी, एक इनकी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस थी, काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी। अब उसको ट्रीट करते हैं एक स्कॉटिश सर्जन जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही थे। उनका नाम था विलियम हैमिल्टन। हैमिल्टन साहब एक सर्जन थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एसोसिएटेड थे। उन्होंने उस बीमारी का क्या कर दिया, ट्रीटमेंट कर दिया। अब बादशाह ने खुश होकर उनको क्या कर दिया, एक फरमान जारी कर दिया कि जी अब से ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई टैक्स वगैरह वसूल नहीं किया जाएगा और वो उनको फ्री ट्रेडिंग राइट्स दिए जाएंगे। और बाद में यही उनकी बड़ी सबसे बड़ी गलती साबित हुई और उसको इन्होंने गलत यूज़ किया। और फिर वही जो अपने जो प्राइवेट ट्रेड थी उसी के उसके लिए भी इस फरमान को इन्होंने यूज़ किया और लोकल लोगों को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तंग किया। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन आता है जी, फर्स्ट रॉयल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंग्लिश क्राउन इन इंडिया। इंग्लिश क्राउन का जो पहला नुमाइंदा था वो कौन था। अब तक तो जितने भी 1608 से लेके 1615 तक जितने भी नुमाइंदे थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। वो एक तजारती कंपनी थी। लेकिन क्राउन का जो पहला नुमाइंदा, डिप्लोमेट, उसका एम्बेसडर आप कह लें, वो कौन था, थॉमस रो। ये इंडिया के दरबार में पहुंचता है। उस टाइम मुगल जो बादशाह थे वो यही थे, जहांगीर थे। यहाँ पे पहुंचता है तो ये 1615 में पहुंचता है। और इस टाइम यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ उनकी डेथ हो चुकी हुई है 1603 में। ठीक है, 1603 में। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपने ये भी जेहन में रखना है कि जब बादशाह अकबर मुगल इंडिया में रूल कर रहा था तो उस टाइम उसकी जो कंटेम्परेरी थी यूरोप में, हम असर यूके के अंदर, वो थी क्वीन एलिजाबेथ 1। अकबर की जो इंतकाल होता है या उसकी जो डेथ होती है वो होती है 1605 में, 1605 में। और उससे 2 साल पहले क्वीन का भी इंतकाल हो जाता है 1603 में। उसके बाद जहाँ पे आता है जी, यूके के अंदर जो मोनार्क आता है क्वीन के बाद, वो जेम्स 1 आता है, जेम्स 1। और इधर से जो मुगल बादशाह होता है वो होता है आपका जहांगीर। तो इन दोनों का अपने टाइम पीरियड वो पूछ लेता है कि जी उस टाइम मुगल बादशाह से यूके का मोनार्क कौन था। तो
इस तरह के सवाल वो पूछता है। एक सवाल ये तो आया हुआ ना कि कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर ये कौन था उधर से, तो हो सकता है कि वो इधर से जहांगीर का भी पूछ ले, तो आपने थोड़ा सा इनको रिलेट कर लेना है। थॉमस रो साहब आते हैं जी 1615 में। पर्पस क्या था कि एक कंप्रीहेंसिव ट्रेड ट्रीटी लेके जाएंगे, ताकि जो बिजनेस है ब्रिटिशर्स का उसको ज़रा सिक्योर कर सके एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन पावर्स। ठीक है। अब यहाँ पे पोर्चुगीज का स्ट्रॉन्ग होल्ड पहले ही था ऑलरेडी वो, लेकिन क्योंकि हार चुके हैं बैटल ऑफ स्वेले के अंदर, लेकिन ट्रेडिंग राइट्स तो उनके पास मौजूद है, ट्रेड तो वो कर रहे हैं पहले से ही, और ये काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे हैं। तो उन्होंने भी इंटरप्ट किया बीच में, बादशाह को कहा कि जी ये ब्रिटिशर्स जो है ना ये तो पायरेट्स हैं, आप इनको ट्रेडिंग राइट्स वगैरह ना दें। और फिर उसका जो ट्रीटमेंट था थॉमस रो का, ये एंटर होता है, वो जो सजदा तज़ीमी करना होता है मुगलों का एक जो रिवाज था, इसने वो भी नहीं किया, और उसने जाते ही कहा कि जी मेरे लिए एक चेयर मंगवाई जाए, मैं उसके ऊपर बैठ के, और इस तरह की उसने हरकतें की। तो मुगल बादशाह जो थे जहांगीर वो अफेंड हो गए, तो उससे मसले मसाइल क्रिएट हुए। तो इसको जो है ना वो प्रोलॉन्ग होगी चीज़ें, जहांगीर ने इसको इंस्टेंटली तो कोई इसको रियायत कोई कंसेशन नहीं दी। बाद में जाके इसको जो है ना वो कुछ जो फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्ट करने की जो है ना उसको इजाज़त मिल गई। ठीक है, मुख्तलिफ इलाकों में जो नवाब था, जो उस टाइम लीडर था, उसने इनको अलाउ कर दिया जहांगीर साहब ने, क्योंकि ये उसका जो है ना वो ट्रस्ट जीत लेता है, इसको देख लेता है कि इसको किस तरह खुश करना है, किस तरह हीरे जवाहरात देने हैं और क्या क्या, क्योंकि वहाँ पे ये रहने लग गया था। तो जहांगीर को इसने जो है ना वो परसुएट कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट सवाल जो आता है हमारे पास जी, स्टार्ट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल, कि जी इसका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि दुकानदार ताजर बन के आई थी, तो उसका जो पॉलिटिकल कंट्रोल है यहाँ पे ये कब से स्टार्ट होता है? ये होता है जी बैटल ऑफ प्लासी में। बैटल ऑफ प्लासी में, और ये कब होती है? 1757 में। एक टाइम इधर से जो बंगाल वाली साइड पे नवाब सिराजुद्दौला होता है, आखिरी जो नवाब होता है इंडिपेंडेंट बंगाल का, 50,000 उसकी जो होती है आर्मी, और इधर से 3,000 आपके रॉबर्ट क्लाइव के जो सोल्जर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वो हार जाता है। हारता क्यों है जी? और इसके साथ साथ जस्ट 50,000 सोल्जर्स नहीं है इसके पास, इसके साथ साथ, इनफैक्ट एक मिनट रुकें जरा, 50,000 थे या 5,000 थे, मुझे अब ये कंफर्म करने की जरूरत है, लेट मी कंफर्म। जी 50,000 ही हैं। अब मैं आपको जो बात बताने लगा था कि जस्ट 50,000 सोल्जर्स नहीं थे, इनको सपोर्ट भी हासिल थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये आर्च राइवल थे उस टाइम ब्रिटिशर्स के। और ये वो ज़माना था जब सेवन ईयर्स वॉर भी चल रही है। ठीक है ना, वो एक ग्लोबल वॉर थी। आजकल हम ये कह देते हैं ना कि वर्ल्ड वॉर 1 एक ग्लोबल वॉर थी, तो असल में जो वर्ल्ड वॉर 1 थी वो यही थी, 7 ईयर्स वॉर। ये यूरोप में भी लड़ी जा रही थी, नॉर्थ अमेरिका में भी लड़ी जा रही थी, कैरेबियन भी था इसके अंदर थिएटर, इंडियन एरिना भी था, अफ्रीका भी था इसके अंदर शामिल। तो एक ग्लोबल लेवल पे ये वॉर चली लड़ी जा रही थी 1756 से लेके 1763, यानी कि प्लासी से एक साल पहले ये स्टार्ट हो चुकी है 7 ईयर्स वॉर। इसके बारे में भी वो सवाल पूछता है। अब उसमें मेनली जो दो राइवल्स थे वो थे फ्रांस और बरतानिया। इनका आपस में ये मसला था कि ग्लोबल इंपीरियल इन्फ्लुएंस किस कंट्री का होना चाहिए, तो उस इन्फ्लुएंस को लेके इनकी जो है ना वो वॉर चल रही थी। ठीक है। अच्छा, तो उसमें जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी भी सपोर्ट थी नवाब को, 50,000 सोल्जर उसके अपने हैं, और उसके मद्दे मुकाबल कितने कितने सोल्जर्स हैं जी? 3,000, लेकिन फिर भी हार जाते हैं वॉर। रीजन क्या है जी? कॉन्स्पायरेसी। कमांडर जो बैटलफील्ड है ना, बैटलफील्ड के अंदर तो इनका जो है ना मीर जाफर वो गद्दारी कर देता है, लेकिन फाइनेंशियल जो आप ये कह लें बेट्रेल या फाइनेंशियल इनसे जो गद्दारी करता है वो है जी जगत सेठ। ये सीएसएस का भी सवाल है, एक दफ़ा एमसीक्यू में पूछा भी हुआ है। तो जगत सेठ ने जो है ना वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट दी किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इनको इनवाइट किया कि जी आप आएँ और कब्जा करें, नवाब से हमारी जान छुड़ाएं, नवाब हमसे टैक्स लेता है, ये करता है वो करता है फलां। तो मीर जाफर साहब उनको जो है ना तख्त नशीनी मिल गई बंगाल की, और जगत सेठ को टैक्सों से छूट मिल गई, लेकिन बंगाल इनके हाथ से गया। ठीक है, तो ये 1757 की बात है। प्लासी इस तरह जो है प्लासी में जीतते हैं और ये पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल का भी हासिल करते हैं बैटल ऑफ बक्सर के बाद। बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में।
तो 64 के बाद जो है ना ये आगे इनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी का नाम आप लोग नोट करेंगे, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में, 1765 में ट्रीटी होती है जी। उसमें इनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। अब दीवानी राइट्स का मतलब क्या है कि ये आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। अब इंडियन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो कि बाहर से आए हैं वो रेवेन्यू यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, जो सिविल जस्टिस है, जो सिविल मामलात हैं, ये इश्यूज हैं कोर्ट से रिलेटेड, उनको भी ये एडमिनिस्टर करेंगे। तो ये इस तरह के दीवानी राइट्स जब इनको मिले तो तब इन्होंने जो असल में फाइनेंशियल कंट्रोल हासिल कर लिया। और मैंने आपको जो उत्सा पटनायक का स्टेटमेंट का हवाला दिया, उन्होंने भी जो फिगर दिया वो कहाँ से दिया, 1765 से लेके 1938 तक का। 1765 इस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि असल में जो इनका जो फाइनेंशियल कंट्रोल हासिल करते हैं वो कब करते हैं जी, 1765 की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो इनको राइट्स दिए वो किसने दिए, शाह आलम टू ने, क्योंकि शाह आलम टू हार गए थे, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। तो इनको ये फिर मजबूरी के तौर पे देना पड़े। उसके बाद है जी कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर साउथ इंडिया। अब साउथ के ऊपर इन्होंने कंट्रोल कैसे किया, एंग्लो मैसूर वॉर्स। मैसूर एक साउथ की एक स्टेट थी, वहां पे हैदर अली, और हैदर अली के जाने के बाद उसके बेटे, उनके बेटे जो है ना वो सुल्तान टीपू, तो उनसे उन्होंने बेसिकली कंट्रोल रखा। और ये लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड था, एक लास्ट आप ये कह लें कि रियासत थी जो कि ब्रिटिशर्स को क्या कर रही थी, एक टफ टाइम दे रही थी। ठीक है, तो ये 1767 से लेके 1799 तक ये चार जंगें होती हैं। तो फोर्थ मैसूर वॉर में फाइनली टीपू सुल्तान हार जाते हैं, वो भी गद्दारी की वजह से, अपनों की गद्दारी की वजह से। 1799 में वो पूछता है कि फोर्थ मैसूर वार कब होती है, तो उसका आपने ये याद रखना है कि 1799 में ये वॉर होती है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे लास्ट कि जी सेंट्रल इंडिया और जो आपका जो वेस्टर्न इंडिया था उसके ऊपर कंट्रोल इन्होंने कैसे हासिल किया। इन्होंने मराठास, क्योंकि मराठा वहाँ पे पावरफुल हो रहे थे आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब आलमगीर 1707 के बाद। इंडिपेंडेंट मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि अवध की एक रियासत अलग से बन गई, मराठा सर उठाने लग गए, और इसी तरह डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनना स्टार्ट हो गई मुगल से हट के। इधर से मैसूर और सेंट्रल में मराठास, और इस तरह मुख्तलिफ जो रियासतें थी ना वो सर उठाने लग गई थी। तो मराठास यहाँ पे पावरफुल थे, तो मराठास को इन्होंने डिफीट किया। तीन जंगें थी, उन्हें हम कहते हैं एंग्लो मराठा वॉर्स। 1775 से लेके 1818 तक ये वॉर्स होती हैं, और इनमें इनको शिकस्त दे के सेंट्रल यूरोप, सेंट्रल इंडिया के ऊपर भी इनका कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, और ये ओवरऑल बेसिकली आज का लेक्चर था। अब मुझे टाइम बता दें ताकि फिर हम आगे देखें क्या करना है हमने। ठीक है जी। तो बाकी जो हमारा पार्ट टू होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसमें जो रिमेनिंग बैटल्स होंगी और ये जो पोजीशंस थी, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और वायसराय, और आगे जो सारे मामला किस तरह मूव हुए उनको हम डिस्कस करेंगे। और मजीद जो सवाल इसमें से वो पूछता है उसको हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी क्लास में। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना दो लेक्चर्स में ये ईस्ट इंडिया कंपनी सारी कवर हो जाएगी। जो भी सवाल पास पेपर में वो पूछता है, ये जो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है इंशाल्लाह उसमें आपको हो जाएगी। यहाँ तक आप लोगों का किसी का कोई सवाल है तो कर सकते हैं जी। जी क्लियर है सब। हाँ जी। चलें ठीक हो गया। बाकी अब हमारी करंट अफेयर की जो क्लास है सीएसएस की, उसका मैं लिंक आप लोगों को भेज देता हूँ, तो वो आप लोग ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह फिर हम स्टार्ट करते हैं, अभी 9:46-47 पे ही स्टार्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, लिंक मैं आप लोगों को अभी शेयर कर देता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।